नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज मऊ का दौरा रहने वाला है। सुबह 11:30 बजे SR प्लाजा बजेहटी घोसी में कार्यक्रम है। मऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को वो संबोधित भी करेंगे। 3 बजे केंद्रीय चुनाव कार्यालय में संगठनात्मक बैठक भी यहां करते वो नजर आने वाले हैं। तो मऊ दौरे पर हैं भूपेंद्र चौधरी, और ऐसे भी क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि मऊ दौरे को लेकर तमाम तरीके की तैयारियों को कर लिया गया है। मऊ में घोसी एक सीट है विधानसभा की, जहां पर उपचुनाव होने हैं 5 तारीख को। अब ऐसे में चुनावी लिहाज से भी ये दौरा जो है अभी यहाँ उनके नाम दर्ज हो चुकी है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि 3 बजे केंद्रीय चुनाव कार्यालय में संगठनात्मक बैठक करते नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही मऊ में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित भी वो करेंगे। इस दौरान क्या कुछ कहा जाएगा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 भी बेहद करीब है। इसको लेकर तमाम तरीके के निर्देश दिए जा सकते हैं। घोसी उपचुनाव को लेकर तमाम तरीके के निर्देश दिए जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि सुबह 11:30 बजे SR प्लाजा बुजेहटी घोसी में ये जो कार्यक्रम है वो होना है। तो घोसी में ये कार्यक्रम, और जिसमें भूपेंद्र चौधरी पहुंचेंगे। तमाम तरीके की तैयारी को पूरा कर लिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उनका बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के कार्यक्रम में भी शामिल होने का कार्यक्रम है, जिसको वो संबोधित करेंगे। प्रदीप पांडे हमारे संवाददाता मऊ से जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मऊ दौरे को लेकर भूपेंद्र चौधरी के? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आज मऊ होंगे, जबकि घोसी उपचुनाव है। घोसी उपचुनाव की जो नए जो है कि सपा छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए हैं उमेश चंद पांडे, उनको जो है कि कल ही परसों जो है कि शामिल किया गया, कल शामिल कराया गया डिप्टी CM के देखरेख में। आज उसी चीज को लेकर के जो घोसी उपचुनाव का घमासान चल रहा है, उसी को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष आज जनपद के भ्रमण में होंगे, आज दौरे पे होंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। जी बिल्कुल, और ऐसे में कई कार्यकर्ताओं के साथ वो मुलाकात करने वाले, जो कि जानकारी आपने भी दी है। इसके साथ ही बूथ स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो मीटिंग, उनको संबोधित तमाम तरीके के दिशा निर्देश इस दौरान दिए जा सकते हैं। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी प्रदीप? देखिए, कहने का मतलब ये है कि बूथ को लेकर के वो शीर्ष नेतृत्व शुरू से ही कमान संभाले हुए है। जैसे जो बड़े बड़े लीडर हैं वो बूथ के कार्यकर्ताओं को मजबूती दे रहे हैं, यानी बूथ से जानकारी ले रहे हैं। यानी कहा जाए कि जो बीजेपी है वो चप्पे चप्पे से घोसी पर निगाहें पूरे प्रदेश की हैं। ऐसे में कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए खुद प्रदेश अध्यक्ष मॉनिटरिंग करेंगे और उन लोगों को साहस देंगे, क्योंकि घोसी वो बूथ सेंटर पाया जाता है जहां से कहीं ना कहीं कार्यकर्ता कमजोर होते हैं। फिर वहां सपा के बल हावी रहते हैं, वहां जबरदस्ती की जाती है, वोटरों को रोका जाता है। मतलब कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो बूथ कमेटी बनाई गई है, जो बूथ प्रमुख है, वो इस बात को रखेंगे और उससे निपटने के लिए प्रशासनिक जो इंतजाम होंगे वो मजबूत होंगे। इसको लेकर तमाम तरीके के दिशा निर्देश प्रदीप इस दौरान दिए जा सकते हैं, क्योंकि घोसी में उपचुनाव होने हैं, 5 तारीख को चुनाव होंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि इस दौरे के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, पद्मश्री से सम्मानित वाराणसी के डोम राजा जगदीश चौधरी की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर डोम राजा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, सनातन संस्कृति और काशी की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करने वाले पद्मश्री डोम राजा जगदीश चौधरी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि यहां पर पद्मश्री डोम राजा जगदीश चौधरी की पुण्यतिथि पर उन्होंने दी है। तो CM योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस दौरान उन्होंने लिखा है, सनातन संस्कृति और काशी की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करने वाले पद्मश्री डोम राजा जगदीश चौधरी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आगे बढ़ते हैं, अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है। सुबह 10:30 बजे औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण करेंगी।
GIS के तहत औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण यहां पर स्मृति ईरानी करती नजर आने वाली हैं। ईरानी 11:30 बजे सिंहपुर के नौखेड़ा के लिए रवाना भी होंगी। एबीस एयरपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का लोकार्पण करेंगी। तो क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहने वाला है स्मृति ईरानी का, इसकी लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर स्मृति ईरानी, दूसरा दिन आज उनके दौरे का, और ऐसे में आज भी कई कार्यक्रम हैं जिसमें एक एक कर वो शामिल होंगी। एबीस एयरपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का लोकार्पण करती स्मृति ईरानी नजर आने वाली हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ईरानी 11:30 बजे सिंहपुर के नौखेड़ा के लिए रवाना होगी। हंसराज हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हंसराज, आज क्या कुछ कार्यक्रम स्मृति ईरानी के? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दूसरे दिन का दौरा है, जहाँ पर जो है आज औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में जो औद्योगिक में जो इकाइयां हैं वहां पर जो है जो फैक्ट्रियां हैं करोड़ों की लागत में स्थापित हुई हैं, जिनका जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज लोकार्पण व उद्घाटन करेंगी, जिसमें कि जो है क्षेत्र के काफी सैकड़ों लोगों को जो है काम मिलेगा। और वही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है सिंहपुर के नौखेड़ा जाएंगी, जहां पर जो है सिंहपुर के नौखेड़ा में कार्यक्रम है, वहां पर जो है कार्यक्रम में वो शामिल होंगी, जिसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना होंगी। जी बिल्कुल, और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और अपने तमाम दौरों पर लगातार अमेठी का दौरा यहाँ स्मृति ईरानी करती नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है। और ऐसे में क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र अमेठी है, और ऐसे में जब अजय राय की तरफ से ये कहा गया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। क्या यही वजह है कि अमेठी का लगातार दौरा स्मृति ईरानी करती नजर आ रही है? आपको बता दें कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2019 में जो है अमेठी में कमल खिलाया था और अमेठी में भगवा फहराया था, लगातार तब से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में सक्रिय नजर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अजय राय का बयान आया राहुल गांधी को लेकर के कि राहुल गांधी अमेठी की सीट पर से चुनाव लड़ेंगे, तो अगर सक्रियता की बात करें तो सक्रियता तो स्मृति ईरानी। ठीक है हंसराज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां मुश्किल में फंसे याजदान बिल्डर पर एक और FIR दर्ज की गई है। 87 लाख रुपए ठगने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। महानगर थाने में दर्ज कराया गया है ये मुकदमा। वाराणसी की निवासी खुशबू ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। फ्लैट के नाम पर दिए थे 87 लाख रुपए। साल 2015 में फहद याजदानी के कहने पर फ्लैट किया गया है बुक। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अलाया एफटेक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में 3 BHK फ्लैट किया गया था बुक। फ्लैट अनुबंध के अनुसार 2017 में फ्लैट पर मिलना था कब्जा ना मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। तो याजदान बिल्डर पर एक और FIR दर्ज कर दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुश्किल में अब यहां पर फंसते याजदान बिल्डर नजर आ रहे हैं। 87 लाख रुपए ठगने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। महानगर थाने में दर्ज कराया गया है ये मुकदमा। फ्लैट के नाम पर दिए थे 87 लाख रुपए। साल 2015 में फहद याजदानी के कहने पर फ्लैट बुक किया था। अलाया एफटेक रेजिडेंसी अपार्टमेंट में ये जो फ्लैट था वो लिया गया था। हालांकि आपको बता दें कि कब्जा ना मिलने के बाद अब मुकदमा दर्ज कराया गया है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। नीलेश, याजदान बिल्डर पर अब एक और FIR दर्ज। की लगातार मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। फहद याजदानी की बात करें तो फहद याजदानी के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा वाराणसी की रहने वाली खुशबू सिंह राठौर ने दर्ज कराया है लखनऊ के महानगर थाने में। ये मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 87 लाख रुपए की ठगी उनके साथ फहद याजदानी जो कि याजदान बिल्डर्स के हैं उन्होंने ठगी की है। तो वर्ष 2015 में जब उन्होंने फहद याजदानी के कहने पर 2 फ्लैट बुक कराए थे महानगर के जो अलाया रेजिडेंसी अपार्टमेंट है वहाँ पर ये फ्लैट बुक कराए गए थे। उस जगह की अगर हम बात करें
तो 2017 में इनको फ्लैटों पर कब्जा देना था, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो 2023 चल रहा है, लेकिन अभी तक खुशबू को फ्लैट पर कब्जा नहीं मिला, जिसके बाद उनको ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने कई बार जो है फहद याजदानी उनके साथियों से संपर्क किया, लेकिन उसके बावजूद उनकी रकम को जब वापस नहीं किया गया तो ठगी का मामला महानगर कोतवाली में पंजीकृत कराया गया है। कहीं ना कहीं इससे पहले भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें ठगी को लेकर जो है हजरतगंज कोतवाली हो, गोमती नगर हो, उन तमाम जगहों पर फहद याजदानी और याजदान बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो बीते कुछ माह पहले ही अलाया अपार्टमेंट जो कि हजरतगंज इलाके, तमाम जांच एजेंसियां इन पर जांच भी कर रही हैं। तमाम ऐसे खरीदार हैं जो आने वाले दिनों में भी इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करा सकते हैं। याजदान बिल्डर्स की तरफ से फ्लैट खरीदने वाले लोगों से किया गया था, वो कहीं ना कहीं अभी तक अधूरा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को तेलंगाना की विशिष्ट 500 साल पुरानी फारसी हस्तकला का प्रतीक बिदरी सुराही का जोड़ा भेंट किया है। बिदरी सुराही एक तरह का फूलदान है। यह 500 साल पुरानी फारसी कला है जो विशेष रूप से बीदर तेलंगाना की है। इसे जिंक, तांबा और अन्य अलौह धातुओं की मिश्र धातु से बनाया जाता है। इस खूबसूरत सुराही पर सुंदर पैटर्न उकेरे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पर शुद्ध चांदी के तार जड़े गए हैं। इसे बनाने के लिए बीदर किले की विशेष मिट्टी के साथ मिश्रित घोल में भिगोया जाता है, जिसके कारण जिंक मिश्र धातु काली हो जाती है, लेकिन चांदी की परत बरकरार रहती है। चांदी की नक्काशी सदियों पुरानी शिल्पकला है। पैटर्न पहले कागज पर बनाए जाते हैं और फिर चांदी की शीट पर स्थानांतरित किए जाते हैं। चांदी की चादरों को आपको बता दें कि हथौड़े और बारीक औजारों से पीटकर आकार दिया जाता है। तो ये खास उपहार दिया गया है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपहार भेंट में दिया। तो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्राजील के राष्ट्रपति से को गिफ्ट भी किया है। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा को गोंड पेंटिंग गिफ्ट की। ये पेंटिंग गोंड जनजाति के लोगों के घरों की दीवारों और फर्शों पर बिंदुओं और रेखाओं के इस्तेमाल से उकेरी जाती हैं। गोंड पेंटिंग सबसे प्रशंसित जनजातीय कला रूपों में से एक है। गोंड शब्द द्रविडियन अभिव्यक्ति कोंड से आया है, जिसका अर्थ है हरा पहाड़। बिंदुओं और रेखाओं द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग गोंडों की दीवारों और फर्शों पर चित्रात्मक कला का हिस्सा रही है और यह स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक रंगों और लकड़ी का कोयला, रंगीन जैसी सामग्रियों के साथ प्रत्येक घर के निर्माण और पुनर्निर्माण के साथ की जाती है। वहीं पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका की फर्स्ट लेडी को नागालैंड का शॉल गिफ्ट किया है। नागालैंड के शॉल कपड़ा कला का एक बेहतरीन रूप है, जिसे नागालैंड में रहने वाली जनजातियों द्वारा सदियों से बुना जाता रहा है। ये शॉल अपने जीवंत रंगों, जटिल डिजाइन और पारंपरिक बुनाई तकनीकों के उपयोग के लिए जाने जाते हैं। ये शॉल स्थानीय कपास, रेशम और ऊन से बनाई जाती है। नागा शॉल की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक ज्यामितीय और प्रतीकात्मक डिजाइनों का उपयोग है। प्रत्येक नागा शॉल एक अनोखी कहानी बताती है जो जनजाति के इतिहास, मान्यताओं और जीवन शैली को दर्शाती है। नागा शॉल में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग प्रतीकात्मक होते हैं। नागाओं का ये मानना है कि रंगों का उनके जीवन और कल्याण पर
गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को तेलंगाना की विशिष्ट 500 साल पुरानी फारसी हस्तकला का प्रतीक बिदरी सुराही का जोड़ा भेंट किया है। बिदरी सुराही एक तरह का फूलदान है। यह 500 साल पुरानी फारसी कला है जो विशेष रूप से बीदर तेलंगाना की है। इसे जिंक, तांबा और अन्य अलौह धातुओं की मिश्र धातु से बनाया जाता है। इस खूबसूरत सुराही पर सुंदर पैटर्न उकेरे गए हैं। इस पर शुद्ध चांदी के तार जड़े गए हैं। इसे बनाने के लिए बीदर किले की विशेष मिट्टी के साथ मिश्रित घोल में भिगोया जाता है। इसके कारण जिंक मिश्र धातु काली हो जाती है, लेकिन चांदी की परत बरकरार रहती है। चांदी की नक्काशी सदियों पुरानी शिल्पकला है। पैटर्न पहले कागज पर बनाए जाते हैं और फिर चांदी की शीट पर स्थानांतरित किए जाते हैं। चांदी की चादरों को हथौड़ों। वहीं दिल्ली से खबर है जहां लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई आज है। सीबीआई की जमानत याचिका रद्द करने की मांग पर सुनवाई है। जस्टिस बोपन्ना एम सुंदरेश की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। तो आज सुनवाई होगी। हालांकि सुनवाई के दौरान क्या कुछ फैसला आता है ये देखना अपने आप में खास होने वाला है। तो यहां पर सीबीआई की जमानत याचिका को रद्द करने की आपको बता दें कि लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई आज है और ऐसे में अगर सीबीआई की जमानत याचिका रद्द करने की मांग पर सुनवाई यहां पर की जाएगी और सुनवाई के दौरान अगर जमानत याचिका रद्द होती है तो लालू यादव फिर से जेल जाएंगे। अब ऐसे में क्या होगा ये देखना होगा और ये बड़ी खबर है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे जल्दी जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए कहीं न कहीं आज महत्वपूर्ण दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और अगर हम बात करें तो दोपहर में बताया जा रहा है कि ये सुनवाई होगी, चूंकि सीबीआई जो है वो लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ ही जस्टिस बोपन्ना की बात करें वो कहीं न कहीं इसकी सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही सुंदरेश जो है उसकी बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या लालू प्रसाद यादव को इस पूरे मामले में राहत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि चारा घोटाला मामले में राहत मिलती है कि नहीं पीयूष ये देखना होगा। फैसला क्या आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का ये भी देखना होगा। बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। दिल्ली से खबर है जहां मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में याचिका। दोषी अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। अमरमणि त्रिपाठी मामले में कोर्ट में आज सुनवाई के लिए याचिका लगी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पीयूष, हमारे संवाददाता जुड़ गए। पीयूष, जानकारी दीजिए। पीयूष, बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मधुमती शुक्ला हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में हत्याकांड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। चूंकि दोषी अमरमणि त्रिपाठी के रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाली गई है और चूंकि कयास यही लगाया जा रहा है कि सुनवाई से पहले ही कहीं न कहीं अमरमणि त्रिपाठी की जो रिहाई है वो हो जाएगी। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस याचिका का कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इस याचिका पर पहले सुनवाई हो जाती है तो देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस पूरे मामले में टिप्पणी करता है, क्या याचिकाकर्ता को इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला आता है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।